और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्टिकुलरली सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ हम लोग जो भी चर्चा करेंगे, वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसमें हम लोग आज चर्चा करते हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का क्या प्रकृति था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट बेसिकली होता क्या है, क्यों शुरू हुआ, इसका स्वभाव नेचर क्या था, इसमें कौन कौन से मूवमेंट शामिल थे, किस किस समाज और धर्म में सुधार हो रहा था, पार्टिकुलरली इन 90th एंड 20th सेंचुरी। एक बात और बता दूं, आप सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट इंडिया एज वेल एज medieval as well as modern India, particularly the topic socio-religious movement. In ancient India, in 6th century BC, there were socio-religious upheavals, particularly बहुत सारे वैदिक धर्म के खिलाफ सेक्ट आ रहे थे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविकास वहां पर देखेंगे, उसको भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से खासकर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस के एग्जाम या यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम, दोनों जगह ये काफी महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट इंडिया वाले सेगमेंट से। इसी तरह से मेडिवल इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से, और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड इन मॉडर्न इंडिया सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, और आज के समाज और धर्म के स्वभाव को भी समझने में इट विल इक्वली बेनिफिशियल। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप जो बात करते हैं यहाँ, वो ये है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियोस यानी सामाजिक धार्मिक आंदोलन का क्यों इसे कहा जाता है, वाई, क्योंकि धर्म और समाज इनएक्सट्रिकेबली जुड़े हुए हैं भारत में। धर्म और समाज को बांटने वाली जो लाइन है वो बहुत पतली है, इसलिए बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो धर्म में करना पड़ता है वो समाज में भी करना पड़ता है। बहुत सारी समाज की बातें धर्म से ली जाती हैं, धर्म की बातें समाज से। तो बहुत जगह इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट विच मैटर इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड विच वन इज रिलेटेड टू रिलीजन। तो ऐसी स्थिति में हम इसका नाम जो रखा जाता है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा कि एंशिएंट इंडिया में भी जरूरी है, तो ये जो हम सेगमेंट शुरू किए हैं आपको आईबीई के प्लेटफॉर्म पर निश्चित रूप से एंशिएंट फेज का 6th सेंचुरी बीसी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो बौद्ध धर्म जैन धर्म से ताल्लुकात रखता था और अन्य कई सेक्ट थे उनके बारे में, इसी तरह से मध्यकाल में जो भक्ति और सूफी मूवमेंट है, भक्ति का जो बेसिस है, आधार है दक्षिण भारत का पल्लवा काल, वहां से होते हुए उसको हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। और मॉडर्न इंडिया में हम लोग बात करेंगे जो समाज और धर्म में सुधार हुआ। बेसिकली ये जो जो मॉडर्न इंडिया में यहाँ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट 90th एंड 20th सेंचुरी की है, इसमें हम देखेंगे कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार, मुस्लिम धर्म और समाज में सुधार, और तीसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे सिख धर्म और समाज में सुधार और पारसी धर्म में सुधार। ठीक है, तो ये इतने इसके सेगमेंट है जिस पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा ये सेगमेंट बड़ा है, लेकिन हम इसे छोटा छोटा करके लेक्चर को छोटा छोटा
भाग में समझेंगे। जैसे हिंदू धर्म में भी कई तरीके का हम बात करेंगे। जैसे एक ब्रह्म समाज से हम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय से देखेंगे। उसके बाद कुछ आर्य समाज की बात करेंगे। उसके आर्य समाज के बाद आर के मिशन की बात करेंगे। उसके बाद हिंदू धर्म में आर के मिशन के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे। तो ये एरिया होगा। तो आज हम इस लेक्चर के भाग में ब्रह्म समाज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यानी ब्रह्म समाज और इसके सबसे बड़े जो इसके जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, इनको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्म समाज के बारे में बात करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो 19th सेंचुरी में शुरू होता है उसके क्या कारण रहे हैं। याद रखिएगा, ये वही पीरियड है जब भारत में ब्रिटिश रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे क्षेत्रों में चुनौतियां मिल रही थी। उनके पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के वजह से, उनकी अपनी आर्थिक नीतियों के वजह से, उनकी सांस्कृतिक नीतियों की वजह से। और एक वर्ग ऐसा था कि कह रहा था कि वो पिछड़ चुके हैं, अपने अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, यानी कुछ ना कुछ हमारी कमजोरी रही है जिसके वजह से हम ब्रिटिश रूल के शिकार हो गए। वो कौन सी कमियां थी, इस पर चर्चा होने लगी। तो आइए हम बात करते हैं, इसी की बात करते हैं। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ हमने सबसे पहले तो हमें इस पर कुछ बात जाननी चाहिए। हमने कहा कि मॉडर्न इंडिया या एंशिएंट से लेके मिडेवल मॉडर्न तक भारत में समाज और धर्म को अलग करना बहुत मुश्किल था। उन दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि सोसाइटी एंड रिलीजन इज इनएक्सट्रिकेबली related to each other in India. That is why we call it socio-religious movement. और इसका सबसे बड़ा है कि ये जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो मैंने कहा आपसे कि equally there were requirements felt by the leaders, socio-religious leader, for reform in different societies, particularly in Hindu religion and society, in Muslim religion and society, Persian society, Parsi reforms, and Sikh religion and society. तो ये आगे आप देखेंगे कि ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे उसके क्या कॉजेज रहे हैं, इनके कॉजेज कौन से रहे हैं भारत में, आधुनिक भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए। तो आप समझिए कि जैसे जैसे ब्रिटिश रूल भारत में आता है और भारत के कुछ लोग शुरू से ही यूरोपियन कंट्री में स्टडी करने भी चले जाते हैं, और ब्रिटिश रूल जब भारत में यहाँ आता है तो भारत के लोगों पर वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट होता है। एंड वेस्टर्न एजुकेशन पार्टिकुलरली क्या था, वो था कि धर्म विषय वस्तु अब नहीं रहा। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, रिनेशंस हुआ 15th सेंचुरी में, और 15th सेंचुरी के बाद रिनेशंस में तर्क बुद्धिवाद, रेशनलिज्म आ गया। यानी राइट एंड रॉन्ग शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के, रेशनलिटी के बेसिस पर अच्छा और बुरा का पहचान किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में तर्क बुद्धिवाद आया, साइंटिफिक टेम्परामेंट आने लगा, इनलाइटनमेंट आने लगा, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, और अध्ययन के किसी भी पढ़ाई शिक्षा के केंद्र बिंदु में ह्यूमन आ गया, मनुष्य आ गया। यानी इसको पढ़ने से मनुष्य के लाइफ कितने बेटर होंगे, ह्यूमन लाइफ को क्या बल मिलेगा, इसलिए ह्यूमनिज्म इसको कहा गया। यानी ह्यूमन एक सेंटर में आ गया। तो इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन में जो मुख्य बात है
यहां पर क्या आ गया, रेशनल रीजनिंग आया, और रेशनल थॉट शुरू हो गया, यानी राइट एंड रॉन्ग शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। तो ये एक इम्पैक्ट आया कि सोचने का हमारा एक थॉट प्रोसेस ऐसा आया कि हम ये समझने लगे पश्चिमी शिक्षा के वजह से, तर्क के आधार पर, कि जो हमारे समाज और धर्म में जो चीजें हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो अगर सही है तो ठीक है, जो गलत है उसमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशंस जो आए, कहां पर, पश्चिमी जगत से, जो समानता, ये क्या है, वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशन में इक्वलिटी, राइट्स, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, राइट, इक्वलिटी की बात होने लगी। और हमारे समाज और धर्म में क्या था, विभाजन ही नहीं था, उप विभाजन भी था, वर्ण था, जाति था। और इसको हम समझने लगे कि कितना ये बाधा है, हमारे धर्म की बातें कितनी हमें परेशान कर रही है, कितना हमें कमजोर बना रही है। तो इसको सोचने वाले लोग कुछ आगे आते हैं, कुछ विचारक आगे आते हैं और सुधार महसूस होती है। इसी तरह से ब्रिटिश कल्चर जो भारत में आता है, वो अपने को सुपीरियर कल्चर बताने की कोशिश करता है। उसके रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, लीडर आते हैं, जो कहने लगते हैं कि भारत की परंपरा पूरी तरह से खराब नहीं थी, भारत में भी, भारत का कल्चर भी अच्छा कल्चर था। जैसे जिसमें आर्य समाज के प्रणेता दयानंद सरस्वती आते हैं, कहते हैं कि वैदिक एज खराब नहीं है, और बैक टू वेदा का स्लोगन देते हैं। कहते हैं कि हमें किसी वेस्टर्न की चीजों की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वैदिक काल में वो बहुत ही बेहतरीन थी। समानता था ऋग्वैदिक काल में, यानी वर्ण व्यवस्था था, लेकिन प्रोफेशन के बेसिस पर था, मेरिट के बेसिस पर था ऋग्वैदिक काल के शुरुआती समय में। और तो इस तरह की सोच आती है। जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन से और लिबरल ट्रेडिशन से ज्यादा प्रभावित थे, उसमें कुछ नाम है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है राजा राम मोहन रॉय का। तो उन्होंने समझा कि अगर हम क्या करना चाहिए, हमें अपने बुराई पर ध्यान देके उसे समाप्त करना चाहिए, और अच्छाई चाहे जहां कहीं से भी मिले उसे हमें लेना चाहिए, बुराई हमारे ही अंदर क्यों ना हो, हमें उसे समाप्त करने पर काम करना चाहिए। एक फेमस स्टेटमेंट है, वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड वाइस इज पनिश्ड, यानी गुण, हाँ, कहीं किसी में भी हो, अच्छाई किसी में भी हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और कमियां किसी में भी हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस की। किस तरह से सुधार की आवश्यकता महसूस किया, उन्होंने कहा कि भारत के धर्म में बहुदेववाद है, बहुदेववाद, पॉलिथिज्म, इतना ज्यादा देवी देवता आ गए हैं जिसके वजह से हमारा विभाजन हुआ है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि महिला महिला और निम्न जाति को लेके, निम्न जाति और महिला, जब तक उनमें बहुत सारी अपात्रताएं थोप दी गई है, उनको वंचित रखा गया है बहुत सारे अधिकारों से, और वो अपने ही समाज और धर्म को लेके, अपने ही समाज और धर्म में उन्हें पृथक कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से निम्न जाति का जब तक स्टेटस नहीं सुधरेगा, महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी, धर्म में बहुदेववाद जब तक नहीं समाप्त होगा, तब तक हम मजबूत नहीं होंगे, और हम अगर मजबूत नहीं होंगे तो विदेशी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने एक राष्ट्रवाद की भावना को इस तरीके से देखने की कोशिश की, जब तक हम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते तब तक हम जो है बेहतरीन तरीके से समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें फर्स्ट नेशनलिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, पहला फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स भी, आधुनिक भारत का पहला सुधारक भी उन्हें कहा जाता है। कई क्षेत्र में फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत तरीके से अपने समाज की कमियों को समझा, और समझकर उसे दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और इतना ही नहीं, राजा राम मोहन रॉय ने
राजा राम मोहन रॉय ने हर तरीके से, हर पहलुओं पर उन्होंने विचार किया और समझने की कोशिश की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या उन्होंने कभी भी जो हिंदुइज्म है, वेदास है, उपनिषद है, उसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। उनकी व्याख्या जो थी, जो गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर दी गई थी, बहुत सारे देवी देवता बना दिए गए थे, उस हिसाब से उसे उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो देखिए, अब देखिए, तो हमने, सबसे बड़ी बात है, पहले हमने बात कर ली कि इस रिफॉर्म मूवमेंट के कारण ये तीन थे फीचर्स ऑफ द मूवमेंट। इसमें क्या विशेषताएं थी? विशेषता इसकी थी कि ये विशेषता ये थी कि ये यूनिवर्सल था, यानी विशेषता ये थी कि यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को लेके चल रहा था। यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि ऐसी चीजें इसमें लाने की कोशिश की जा रही थी जो सब पर अप्लीकेबल हो, यानी जो चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक चाहे ऊंची जाति हो चाहे निम्न जाति हो, सब पर लागू हो, सब में समानता लाया जाए। दूसरा, रीजन और रेशनलिज्म पर, अच्छा और बुरा किस आधार पर, कहीं धर्म में या विश्वास पर आधारित चीजें हैं तो उसको नहीं मानना है, यानी हम क्या करेंगे, जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास को खारिज करेंगे और तर्क बुद्धिवाद को बढ़ावा देंगे, उसके आधार पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, हम पास्ट जो हमारी परंपराएं हैं उनको प्रेजेंट आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्वेशन उसको समझेंगे, आज के पर्सपेक्टिव में जो अच्छा होगा उसको स्वीकार करेंगे, बाकी चीजों को हम क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे। इसी तरह से यहाँ वाइडर सोशल पर्सपेक्टिव लिया है, यानी सभी के लिए, वाइडर विस्तृत, सबके लिए, ये मानवता को आधार बनाया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये सीमित सोच पर आधारित नहीं थी। इसके अलावा इस नेचर ऑफ मूवमेंट रेडिकल का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन करना, मतलब पुरानी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव कर देना। इसमें ब्रह्म समाज इस तरह के बदलाव की कोशिश करता था, जात पात को चुनौती दे रहा था, महिलाओं की दशा को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, वेद और उपनिषद की गलत व्याख्याओं को समाप्त करने की कोशिश करना। इसी तरह से वेस्टर्न इंडिया में प्रार्थना समाज था और पारसी धर्म में रहनुमाई माजदासन सभा था। इसी तरीके से कुछ ट्रेडिशनल थे जो अपने ही जो परंपरा है उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आर्य समाज था, मैंने कहा था कि वेद को कहा कि बैक टू वेदास, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत का जो ज्ञान था, भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, उसको व्याख्या करके पुनर्जीवित करने का प्रयास, जो अच्छाइयां थी। इसी तरह से अहमदिया मूवमेंट इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखता है और उसकी मूल बातों को लाने की कोशिश। इसी तरह से बहावी मूवमेंट भी था। इसमें इसमें आप कह सकते हैं अलीगढ़ अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद खां का था, वो भी रेडिकल था, मुस्लिम धर्म में बदलाव करने की कोशिश कर रहा था, पुराने सोच को हटाकर एक नई व्याख्या, आधुनिक शिक्षा के बदौलत क्या करना चाहता था, बदलाव करना चाहता था, कुरान का अलग व्याख्या करना चाहता था। तो ये कुछ बातें। अब आइए हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म 1774 में हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 1833 में। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने बताया कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के इन्हें जनक कहा जाता है। ही वाज द फादर ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, पहले ही बता दिया है। इसी तरह से ये फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। भारत राष्ट्र का मुद्दा उठाते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समाज और धर्म की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की कोशिश, कमियों को दूर करने का कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, वो आधुनिक शिक्षा, तर्क बुद्धिवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ये मोनोथिज्म की बात करते हैं, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, यानी एक ईश्वर की बात, बहुदेववाद को नकारते हैं, पॉलीथिज्म को नकारते हैं और मोनोथिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं। यानी बहुत विरोध में थे पॉलीथिज्म का, हर जाति और धर्म का अलग अलग भगवान था, भगवान का ऐसा बंटवारा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ईश्वर एक है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, 1809 में एक किताब लिखा था पर्शियन में। ये बहुत ही, इसमें
पॉलीथिज्म को नकारा, उसकी कमियों को गिनाया और मोनोथिज्म को बढ़ावा देने की बात की। इसी तरह से वेद और उपनिषद में तो विश्वास करते थे, लेकिन उसकी सही और सटीक व्याख्या करना चाहते थे, उसके ओरिजिनल फॉर्म की बात करते थे। और उन्होंने एक किताब लिखा, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस क्रिश्चियनिटी पर, बाइबल को अध्ययन करके लिखा और ये बताने की कोशिश की कि कहीं से भी अच्छाई यहां से कहीं भी हो लेना चाहिए। उन्होंने पॉलीथिज्म को रिजेक्ट करते हुए, ठीक है, मोनोथिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने एक आत्मीय सभा बनाया जिसमें जितनी समाज और धर्म की बुराइयां थी उसको समझने की कोशिश की। 1815 में बनाया था, 1415 माना जाता है, कलकत्ता में उन्होंने बनाया था। और यही संस्था आगे चल के उनके ब्रह्म समाज का आधार बनता है, ब्रह्म समाज का आधार बनता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था प्यूरिफाइंग हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को क्या करना, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना, मोनोथिज्म को लाकर। बहुत सारे बहुदेववाद की प्रथा आ गई है, देवी देवता आ गए हैं, अनेक तरह के देवी देवता आ गए हैं, अनेक तरह की पूजा पद्धति है जो समाज को मिसगाइड करती है, भ्रांतियां फैला रही है और एक दूसरे को बांट रही है। और उन्होंने वो ईस्ट और वेस्ट के जो भी बेस्ट एलिमेंट है, ईस्ट और वेस्ट के अच्छे एलिमेंट्स है, जो अच्छाइयां हैं पूर्व के देशों में, जो अच्छाइयां हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो अच्छाइयां हैं उनको सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ही वाज synthesizer of the best element of east and west, पूर्व और पश्चिम के अच्छे जो एलिमेंट्स है उसको क्या करना चाहते थे, मिलाकर एक अच्छा व्यवस्था वो बनाना चाहते थे। कहते थे कि अच्छाई कहीं से भी मिले स्वीकार करिए। तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं, दोनों जगह की अच्छाई को लेके एक बेहतरीन व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म पर भी ये किया। ही अपोज सती सिस्टम, सती सिस्टम को अपोज किया। और उस समय सती सिस्टम, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने इनसे मिला था और सती सिस्टम को अमानवीय बताते हुए उनसे इस बात के लिए कन्विंस किया था कि इसे जल्दी से जल्दी इस अमानवीय व्यवस्था को, प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है। तो विलियम बेंटिक ने बंगाल रेगुलेशन, बंगाल 17th रेगुलेशन 1829 से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से सती प्रथा के मुद्दा को उन्होंने उठाया और इसके वजह से विलियम बेंटिक पर प्रभाव पड़ा और 1829 में बंगाल का गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर बंगाल 17th रेगुलेशन ऑफ बंगाल जो था 1829, इस कानून के तहत सती प्रथा को बंगाल से समाप्त कर दिया गया। अगले ही साल 1830 में बॉम्बे और मद्रास में भी इस कानून को लागू कर दिया गया। ये बहुत बड़ी सफलता थी। उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की कोशिश की। कहा कि महिला समाज में इतनी बड़ी इन्हें यातनाएं दी जा रही है, सती सिस्टम, और विधवाओं को इतना ज्यादा प्रतिबंध थे, उन्हें खान पान रहन सहन से लेकर हर तरह के प्रतिबंध झेलना पड़ता था, अमानवीय व्यवहार होता था अपने ही परिवार में, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी एविल था, या कह सकते हैं ये एविल ट्रेडिशन था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एनकरेज किया कि विडो मैरिज को प्रमोट किया जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि ये आगे जाके 1856 में ये कानून पास होता है, विडो मैरिज एक्ट, ठीक है, जिसमें एक और सुधारक हैं बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसमें, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी आलोचना किया, अनटचेबिलिटी को अमानवीय बताया, कहा कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इन सभी चीजों का मुद्दा उठाया। उन्होंने वेदांता कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की 1825 में, जिसमें वेद की सही व्याख्या की जाए और तर्क और बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह से
एक डच वॉच मेकर था, घड़ीसाज, जिनका नाम था डेविड हेयर। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में कलकत्ता में। उनको हेल्प किया था, मदद किया था, बहुत बढ़ चढ़कर उनका मदद किया था राजा राम मोहन रॉय ने। तो इस तरीके से सोशल रिफॉर्म देखिए, बहुत खासकर निम्न जाति के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए विडो रीमैरिज, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी निम्न जाति के लिए, इन सारे मुद्दे को उन्होंने उठाया और इसके लिए उन्होंने काम किया। इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनका क्या था? उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का इशू बहुत पहले 1831 में ही उठा दिया, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ आगे जाके 1866 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का एक किताब लिखा, उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के मुद्दा को सिस्टमेटिक उठाया। इस मुद्दे को 1831 में ही राजा राम मोहन रॉय ने उठाया था। और मुगल एम्पेयर जो 1806 में मुगल एम्पेयर बने थे, अकबर टू, यानी लेटर मुगल रूलर्स। तो अकबर टू जो रूलर बने थे, बादशाह बने थे, मुगल बादशाह, उनकी राजा राम मोहन रॉय से बात हुई थी। उनके पेंशन के मुद्दा को, इनके पेंशन के मुद्दा को उठाया था कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने राजा राम मोहन रॉय ने। इसके बदले में अकबर टू ने राजा की उपाधि दी, राजा का टाइटल दिया था। राजा राम मोहन रॉय तब से कहलाने लगे। ठीक है, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर टू ने दिया था। अकबर टू के पेंशन के मुद्दा को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उठाया था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। उन्होंने एक संवाद कौमुदी नाम का किताब लिखा, वो समाचार पत्र चलाया था, संवाद कौमुदी। इसी तरह से उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में वो जमींदारों पर कंट्रोल चाहते थे, खासकर अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट वाले एरिया में जमींदार जो थे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसानों का, तो इन पर कंट्रोल रहे, इस बात का वो फेवर कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज बनाया, उनके बहुत सारे एसोसिएट्स बने। द्वारकानाथ टैगोर एसोसिएट्स थे, प्रसन्न कुमार टैगोर एसोसिएट्स थे, चंद्रशेखर देव एसोसिएट थे, तारा चंद्र चक्रवर्ती, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के फर्स्ट सेक्रेटरी थे, और ये भी इनके। इसी तरह से डेविड हेयर जो थे वॉच मेकर, अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था, स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ, इन्होंने, ठीक है, इन दोनों ने हेल्प किया राजा राम मोहन राय के एसोसिएट के रूप में रहे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने एक मिरातुल अखबार, जिसे प्रज्ञा का चांद भी कहते हैं, उन्होंने एडिट किया न्यूज़पेपर, ठीक है, जिसे फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन रॉय लंदन गए थे, जहां ब्रिस्टल में उनकी डेथ हो जाती है डायरिया या कॉलेरा से 1833 में। इसी समय जब मुद्दा उठाए थे, कहा किनका? अकबर टू का, तो इस समय इनकी डेथ हो जाती है। बहुत अर्ली डेथ हो जाने की वजह से राजा राम मोहन राय जिन कामों को शुरू किए थे वो काम बहुत आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन इतना से जरूर पता चलता है कि राजा राम मोहन रॉय का समाज और धर्म और राष्ट्र के प्रति, एजुकेशन के प्रति क्या सोच थी और किस तरह का काम वो करना चाहते थे, और कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली थी। ठीक है, अब आप देखिए ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय के बाद क्या होता है। एक व्यक्ति है देवेंद्र नाथ टैगोर, मैंने कहा उनके एसोसिएट थे। उन्होंने पहले तो तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में, आगे जाके उन्होंने 1843 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिया था। तो ब्रह्म समाज को ज्वाइन करने के बाद में एक और व्यक्ति केशव चंद्र सेन ज्वाइन करते हैं, और केशव चंद्र ज्यादा सुधार, बड़े रेडिकल थे, क्रांतिकारी थे। इसका मतलब है वो ज्यादा बदलाव चाहते थे ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज को चाहते थे कि वो हिंदुइज्म से अलग एक तरह का संस्था बने, जो हिंदुइज्म के बेस पर काम न करे, जबकि हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए और सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, जैसा कि मैंने पहले बताया ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये चाहते थे कि हिंदुइज्म से डिफरेंट तरीके से ये काम करे। इसी मुद्दे पर एक तो राजा राम मोहन रॉय के लाइन पर चलना चाहते थे, ये रेडिकल थे, दोनों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, और 1867 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है, फर्स्ट
डिवीजन इन ब्रह्म समाज। तो एक आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के फैक्शन, उनके गुट का क्या बन जाता है, आदि ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र के गुट का बन जाता है। लेकिन आगे भी केशव चंद्र सेन यस रेडिकल तो थे, लेकिन कुछ जगह दिक्कतें थी। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को बॉम्बे और मद्रास के क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। इन्हीं के प्रयास से द सिविल मैरिज एक्ट पास किया, जिसमें मैरिजेबल एज फिक्स किया गया, मैरिजेबल एज फिक्स किया गया बॉयज एंड गर्ल के लिए। बॉय के लिए 18 इयर्स रखा गया और गर्ल्स के लिए 14 ईयर रखा गया। ये न्यूनतम एज मैरिज का था, यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के का शादी गैर कानूनी इस कानून के तहत, सिविल मैरिज एक्ट 1872 के तहत, और 14 साल से कम उम्र की बच्ची माइनर कहलाएगी, उसकी शादी कानून के तहत सही नहीं होगा। लेकिन केशव चंद्र सेन हमेशा मैरिज एक्ट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने एक गलती कर दी। अपने एक माइनर बेटी, 14 साल से कम उम्र की बेटी की शादी उन्होंने कूच बिहार के राजा से कर दिया 1878 में। इस मुद्दे पर बहुत विवाद हुआ कि केशव चंद्र सेन ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो सिविल मैरिज एक्ट के लिए काम कर रहे थे, तो इस तरह का काम वो कैसे करेंगे। इस मुद्दे पर फिर से एक बार ब्रह्म समाज विभाजित हो गया, जिसे सेकेंड विभाजन कहते हैं, द्वितीय विभाजन कहते हैं, सेकेंड डिवीजन हो जाता है। और इसमें से एक ग्रुप निकल जाता है और जो ग्रुप निकलता है अपने को साधारण ब्रह्म समाज कहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज यहां तक अब कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है, और कुछ चलता रहा। तो ये है ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय के बारे में। हम आगे अगले पार्ट में फिर आगे हम लोग बात करेंगे आर्य समाज के बारे में और बाकी हिंदू धर्म में जो सुधार हो रहे थे, सामाजिक धार्मिक सुधार, उसके बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।